नमस्कार, द डेली शो में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, आर्थिक रूप से कमजोर तबके यानी सवर्णों के लिए आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला हैरानी में डालने वाला है। हैरत इस बात की है कि इतने वर्षों में भी सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीश आरक्षण की बुनियादी फिलॉसफी से या तो अनजान है या फिर वे इसे अपने जातीय वर्गीय पूर्वाग्रहों की वजह से स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, पचा नहीं पा रहे हैं। या तो अनजान है। 1 मिनट में लूंगा आपका ये जातीय वर्गीय जी। 3-2 के बहुमत से आए इस फैसले के तर्कों को अगर ध्यान से पढ़ लें तो ये बात आईने की तरह साफ हो जाती है। खासतौर पर असहमति जताने वाले जजों के तर्क तो इस फैसले की मानो बखिया उधेड़ देते हैं। जस्टिस एस रविंद्र भट्ट ने साफ साफ कहा है कि ये संविधान के बुनियादी ढांचे से छेड़छाड़ है, जो कि अमान्य भी है और अक्षम्य भी है। यही नहीं, जस्टिस भट्ट ने यह भी कहा है कि बहिष्करण संविधान की मूल भावना के विरुद्ध है और ये फैसला दरअसल बहिष्करण कर रहा है क्योंकि उसने सवर्ण कोटा बना दिया है, उसमें से गरीब, दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों को बाहर कर दिया है। वे गरीबों को आरक्षण देने का समर्थन तो कर रहे हैं, मगर उससे कमजोर वर्गों को बाहर करने को असंवैधानिक मानते हैं। इस फैसले से असहमति जाहिर करने वाले दूसरे जज खुद प्रधान न्यायाधीश यू ललित हैं। जस्टिस ललित ने आज अपना कार्यकाल भी पूरा कर लिया, उनकी जगह अब चंद्रचूड़ लेंगे। अब जरा उन जजों के तर्क भी सुन लीजिए जिनकी वजह से ये फैसला हुआ है। ये जज उन्हीं दलीलों के साथ खड़े हैं जो अक्सर आरक्षण विरोधी सवर्ण मानसिकता वाले देते रहते हैं, यानी 75 साल बाद आरक्षण पर फिर से विचार होना चाहिए, इसे अनंत काल तक जारी नहीं रखा जा सकता है, वगैरह वगैरह। और इसमें जस्टिस बेला त्रिवेदी प्रमुख हैं। अब सवाल उठता है कि सवर्ण कोटे पर जो फैसला आया है वो क्यों आया है, जबकि संविधान में इस तरह की आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं है। क्या ये हमारे न्यायालयों में बैठे सवर्ण जजों की मानसिकता का नतीजा है या फिर ये कमाल उस राजनीतिक दबाव का है जिसकी चर्चा सुप्रीम कोर्ट के ही 5 जज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर चुके हैं। अब सवाल यह भी है कि क्या इस फैसले को यूं ही स्वीकार कर लिया जाएगा या फिर इसे फिर से चुनौती मिलेगी और बड़ी बेंच इसकी सुनवाई करेगी। तो ये है आज की चर्चा के मुख्य बिंदु, मुख्य सवाल, जिन पर आज हम अपनी बातचीत में इस बहस में चर्चा करेंगे। और उसमें हिस्सा लेने के लिए जो मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मैं आपका उनसे परिचय करा देता हूं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार श्रवण गर्ग हैं, 2 और वरिष्ठ पत्रकार हैं, पूर्णिमा पाठक और सबा नकवी। इसके अलावा 2 सामाजिक मामलों के, सामाजिक न्याय के विशेषज्ञ हैं, प्रोफेसर लक्ष्मण यादव और प्रोफेसर रविकांत। प्रोफेसर लक्ष्मण, आप अपने को अनम्यूट कर लीजिए। ठीक है, ये इस मुद्दे पर फैसला आया, लेकिन आप देखिए कि जो इस के पक्ष में थे, जिनकी वजह से ये फैसला हुआ, उनमें से एक जस्टिस बेला त्रिवेदी हैं। अब उसमें ये सब कहने की क्या जरूरत थी कि आरक्षण को 75 साल हो गए हैं, इनके बारे में पुनर्विचार करना चाहिए, ये अंतहीन तरह से चलता नहीं रह सकता है, वगैरह वगैरह। तो ये क्या, जो रविकांत जी जिस तरफ इशारा कर रहे थे कि एक तरफ तो मामला राजनीतिक हो सकता है, हम स्पष्ट तौर पे नहीं कह सकते, लेकिन चूंकि पिछले 8-9 सालों से हम जो देख रहे हैं वो स्पष्ट दिखता है और उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट के जजेस कह चुके हैं। तो एक तो वो पक्ष है, दूसरा ये भी पक्ष है कि आरक्षण विरोधी मानसिकता हमारे न्यायालयों में काबिज है। जी मुकेश जी, सबसे पहली बात तो इस पूरी बहस को लेकर के ये है कि अच्छा है कि इस सब पर बहस हो रही है। इस बहस के केंद्र में जाति है। इस वजह से भी, इस फैसले के लिहाज से भी ये आज का दिन बहुत अहम है। दूसरी बात ये कि राजनीति हो, ये मैं बुरा नहीं मानता, ठीक है, सबकी अपनी राजनीति है। राजनीति खुलकर हो, मैं ये चाहता हूं। मसलन ये जो पूरा वाकया है, मैं बहुत पीछे नहीं जाऊंगा क्योंकि बहुत पीछे जाने में फिर हमें ये बताना होगा कि 1950 में SC ST को रिजर्वेशन क्यों दिया गया,
फिर हमें ये बताना होगा कि कैसे अनुच्छेद 340 के बाद काका कालेलकर कमीशन, फिर मंडल कमीशन, फिर उसको लागू करने के लिए आंदोलन, और कैसे एक बार एक अनुशंसा लागू हुई तो उसके विरोध में पूरे देश में आगजनी, फिर इंदिरा साहनी जजमेंट। देश जानता है बहुत कुछ। मैं शुरू यहां से कर रहा हूं कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण के लिए दबे स्वर में एक खास किस्म की मांग तो थी, जो आरएसएस जिसका प्रतिनिधित्व भी करता था, लेकिन इसके लिए कोई आंदोलन, कोई हड़ताल, और ऐसा भी नहीं कि कोई वह समाज जिसके हित के लिए यह सब किया जा रहा हो वो सड़कों पर उतर गया हो, और थोड़ा तार्किक भाषा में कहें तो उसका कोई आंकड़ा सार्वजनिक हो गया हो कि देखिए सवर्णों की आबादी इतनी है और उसमें से इतने ज्यादा लोग गरीब हो गए। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। 2019 के चुनाव के ठीक पहले एससी एसटी एट्रोसिटी प्रिवेंशन एक्ट में सुप्रीम कोर्ट की छेड़खानी, उसके बाद भारत बंद, और उसके बाद फिर से उसको रेट्रोस्पेक्टिव लागू करना, सरकार वहां गई, और उसके बाद ईडब्ल्यूएस आरक्षण आना, ये एक पृष्ठभूमि है। लेकिन उसके बाद जो ये 40 याचिकाएं गई, दो पार्टियों ने सदन में खड़े होकर मुखर विरोध किया, और फिर उन 40 याचिकाकर्ताओं के वकीलों ने 7 दिन की बहस में जितने शानदार तर्क दिए, आंकड़े प्रस्तुत किए, और उन आंकड़ों में मैं नहीं जा रहा हूं, बस इशारा कर रहा हूं मुकेश जी, राष्ट्रपति के मंदिर प्रवेश के बाद मंदिर प्रवेश न किए जाने और उसके बाद उसे धुलने से लेकर के, ब्यूरोक्रेट्स के शादी पे दूल्हे की बारात न जाने से लेकर के, अकादमिक संस्थाओं और लोकतांत्रिक संस्थाओं में हिस्सेदारी के सवाल, सब आंकड़े उस बहस में रखे गए थे। दिलचस्प ये था कि सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग ऑनलाइन पहली बार लाइव टेलीकास्ट हुई, तो बहुत सारा तो हमने सुना है, एक एक आंकड़े सुने, एक चीज। और उसके बाद आज के दिन एक स्प्लिट वर्डिक्ट का आना, और उसमें 2 जज जहां खड़े हैं, इसने यह तो साबित कर दिया कि जो एक धारणा आरक्षण के खिलाफ बनाई जाती है, वह ऐसा नहीं है भगवान राम सब पूरे भारत और दुनिया के भगवान नहीं है भाई, इसी देश में 15 मंदिर रावण के भी है। यानी एक विरोधाभास जो इस पूरे विमर्श का था, वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस में दिखा, और उससे बड़ी बात चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के आज के निर्णय में दिखा। एक मेरा पॉइंट ये है। अब इसके बाद मैं आता हूं इस बात पर कि अब जिसका आपने सवाल किया तो मैं यही बोल दूं, ज्यादा टिप्पणी इन पर नहीं करूंगा, क्योंकि ये चाहते हैं जेबी पारदीवाल वाला और बेला एम त्रिवेदी, ये 2 जज चाहते ये हैं कि आप बहस इस पे करें। मुझे तो ये कहीं पढ़ने को मिला कि इनमें से एक सुप्रीम कोर्ट के जज, शायद, मैं अभी कंफर्म नहीं कह रहा हूं, शायद उन्होंने ये कह दिया कि ये आरक्षण तो 10 साल के लिए था। अभी मैं इसको और दुरुस्त कर रहा हूं कि क्या वाकई ये कहा गया है कि नहीं, और मैं चाहता हूं कि मैं गलत साबित हूं, क्योंकि फिर मेरा भरोसा उड़ जाएगा कि ये कौन सा एग्जाम देकर के जज बने थे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अभी मैं थोड़ा उसको और पड़ताल करूं। अब उनके तर्क पर क्या ही बात करें कि अब ये पारदीवाला साहब हैं, 2015 में गुजरात में इन्होंने डिसीजन दिया था, आरक्षण और भ्रष्टाचार, इन 2 चीजों ने इस देश को बर्बाद कर दिया है। वहां लोगों ने संसद में अपील की, सांसदों ने लिखा, फैसला बदलना पड़ा। ये मान्यवर आज ये कह रहे हैं कि 75, और ये बेला त्रिवेदी जी दोनों मिलकर के, कब तक आरक्षण चलेगा? बहुत अच्छा सवाल है, मैं समर्थन करता हूं, नहीं चाहिए आरक्षण। आओ जाति जनगणना कराएं, आओ ये देखें कि कितना आरक्षण से लाभ मिला, जहां आरक्षण नहीं है वहां का रिप्रेजेंटेशन क्या है। तो इस पर तो मैं बहुत नहीं बोलूंगा, ये तो इस देश की एक खास किस्म की एलिट पत्रिका है। अब मैं आखिरी बात कहता हूं जी, इन्होंने जस्टिस रविंद्र भट्ट, मैं वहीं अपना आर्गुमेंट सेंटर कर रहा हूं, जस्टिस रविंद्र भट्ट और जिससे सहमत हुए यूयू ललित, इन्होंने जो बात कही है कि अगर वह 10% सवर्ण आरक्षण में एससी एसटी ओबीसी शामिल नहीं है, उसके गरीब शामिल नहीं है, तो ये जातिवादी आरक्षण है। गौर करना चाहिए इस मुल्क को, और अब खुल करके ये बोलना चाहिए कि ईडब्ल्यूएस भारत का पहला जातिवादी आरक्षण है। और दूसरी टिप्पणी रविंद्र भट्ट की, जस्टिस रविंद्र भट्ट, संविधान की मूल भावना के खिलाफ है और भेदभावपूर्ण है, और जस्टिस यूयू ललित इससे सहमत होते हैं। मैं कह रहा हूं कि देश में इस आज के निर्णय ने यहां से एक रोशनी दिखा दी। अब ये डर गए
डर गए इन सामाजिक न्याय का नाम लेने वाले उन राजनेताओं को विश्लेषण करना चाहिए कि आपने क्या देख करके ईडब्ल्यूएस का समर्थन कर दिया था। आज तो डीएमके और आरजेडी खड़ी है यहाँ पर। इसलिए मुकेश जी, मैं केवल अभी पहली बार की टिप्पणी में अंतिम बात यही कह रहा हूँ, इससे एक बहस शुरू हुई है और मुझे लग रहा है कि इस बहस को जाति जनगणना के सवाल तक ले जाया जाए, इस बहस को आरक्षण की बहस तक ले जाया जाए, अन्यथा यहां से दो रास्ते खुलेंगे। पहला रास्ता, अगर वाकई भारत के संविधान और सामाजिक न्याय जैसी कोई समझ पर यह देश चला तो बदल सकता है, और अगर नहीं चला तो फिर यह गैर बराबरी और विषमता का यह ईडब्ल्यूएस आरक्षण अगर आ गया तो ये पूरी तरह से वंचित शोषित जमात के हक को खत्म कर देगा। शुक्रिया। बिल्कुल। तो डॉक्टर लक्ष्मण, मैं ये जानना चाहता हूं कि एक तरफ हिंदुत्व का नैरेटिव है, दूसरी तरफ ये आरक्षण के आधार पर एक जाति का नैरेटिव इससे बनता है, और एक समय हिंदुत्व को काउंटर करने के लिए नैरेटिव बड़ा कारगर साबित हुआ था। अब क्या इस नैरेटिव के खड़े होने की कोई संभावना है, या आपको लगता है कि इतना हावी हो गया है दूसरा नैरेटिव कि इसके पक्ष में लोग खड़े होने से भी घबराते हैं, कतराते हैं, चुप्पी लगा जाते हैं, खामोशी छा जाती है, और जो वर्ग हैं वो भी हिंदुत्व के मोह में इस कदर ग्रस्त हो गए हैं कि उन्हें भी अपनी चिंता अब उतनी नहीं रही? निश्चित रूप से यह एक बहुत अहम सवाल है और इसका कोई ऐसा कोई जवाब जो अभी दिया जा सके मुझे लगता है अभी नहीं है, क्योंकि यह एक बहुत संक्रमण का दौर है। यह बात तो बिल्कुल ठीक है कि सत्ताधारी विचार और ख्याल ताकत की स्थिति में है। वो ऐसा युद्ध है जहां वो ऊपर से वार कर रहे हैं। इसलिए, और दूसरी तरफ जिस विमर्श को, जिस सांप्रदायिक या धार्मिक ध्रुवीकरण के ख्याल और विचार को उन्होंने चुना है, वह भी एक सहूलियत देता है, क्योंकि उसका मूल ही खांचों में बांट कर लोगों को आपस में लड़ाना है। तो ये कई वजहें हैं जिसकी वजह से यह विमर्श, यह नैरेटिव तो मजबूत होता दिख रहा है, लेकिन यही मजबूत होता रहेगा और यह जाति के नाम पर जो गैर बराबरी या जो काउंटर नैरेटिव जिसे हम कहते हैं, यह चुनौती नहीं दे पाएगा। अभी मैं ऐसा नहीं मानता, क्योंकि अगर सत्ता वाला पक्ष अगर कमजोर पड़ेगा, और बहुत कुछ इस पर निर्भर करेगा, तो सत्ता वाले पक्ष के कमजोर पड़ते ही ये अंतर विरोध, जो असल में ऐसा नहीं है कि कमजोर हो रहा है, यह अंतर विरोध बहुत वस्तुगत है। आपको नौकरी नहीं मिलेगी, आपके हक अधिकार मारे जाएंगे, आपकी कुछ नाराजगियों को भुनाने के लिए अपने पास बुलाकर उन्हें कोई ठोस मिलेगा नहीं, तो बहुत दिन तक इस अंतर विरोध को ढांक करके नहीं रखा जा सकता। ज्योतिबा फूले गुलामगिरी में एक वाक्य लिखते हैं, हथेली से सूरज नहीं ढका जा सकता। मुझे ऐसा उम्मीद है कि इन अंतर विरोधों को अपने आप उजागर आप होता हुआ देखेंगे एक बार, इसलिए क्योंकि ये अंतर विरोध बहुत बहुत ठोस हैं। वो सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक के साथ साथ आर्थिक भी हैं। अब जैसे मैं एक छोटा सा आंकड़ा दे रहा हूं, वक्त कम है। ऑक्सफैम इंडिया और न्यूज लॉन्ड्री सर्वे करती है कई तरह से, इंडिया डिस्क्रिमिनेशन रिपोर्ट 2022, और का एक आंकड़ा, आप मीडिया के हैं और बाकी वरिष्ठ लोग बैठे हुए हैं, 90% जो हेड की पोजीशन है वो अपर कास्ट के पास है। एक भी शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब उस पोस्ट पर नहीं है जो फैसले लेता है। अब इस आंकड़े को विस्तार दे दीजिए, विश्वविद्यालय के प्रोफेसर, वाइस चांसलर, डीन से लेकर के कैबिनेट सेक्रेटरी रैंक तक जाइए, जुडिशरी के जज, टॉप क्लास के वकील, सरकारी वकील के लिस्ट निकालिए, थानों के दरोगा और एसएचओ से लेकर के टॉप क्लास के बिजनेसमैन तक, और फिर वहां तक ले जाइए ये आरक्षण को बाधा मानने वाले लोग। जिस क्षेत्र में आरक्षण नहीं है वहां प्रतिनिधित्व कितना है? ये रिप्रेजेंटेशन और सामाजिक और सांस्कृतिक आर्थिक गैर बराबरी की विकल्प संभावना आरक्षण
उसको गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम बना करके यह जो खतरा पैदा किया जा रहा है, ये एक दिक्कत तलब है। और मैं पोस्ट कर रहा हूं, सामने एक ट्विटर पर अकाउंट है जो वेरीफाइड अकाउंट है, लाइव लॉ, वो बाकायदे कोट कर रहा है जस्टिस पारदीवाल के उस बयान को, जिसमें वो कह रहे हैं बाबा साहब ने कहा है कि 10 साल के लिए आरक्षण था। कैसे जज बन गए? मैं फिर से अपना सवाल, ये तो अनपढ़ों वाली बात हो गई। अरे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक फैसले में यह बात लिख चुका है, अब बताइए ये देश कहां खड़ा है। और इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं, कुछ लोग जो सियासी लोग हैं वो कमतर हो गए, और कांग्रेस को भी इस बात का जवाब देना चाहिए साहब। CPI-ML अभी बयान दे रही है, स्टालिन जवाब दे रहे हैं कि भाई ये संविधान विरोधी है, क्योंकि आपके 2 जज बोल रहे हैं और श्रवण साहब बैठे हुए हैं, उन्होंने बहुत मार्के की बात कही। और उस खतरे पर मैं बस इंडोर्स कर दे रहा हूं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आज एक न्याय के पक्ष में खड़े हुए दिख रहे हैं और अल्प मत में है। अब एक बात बताइए, इसका संकेत कहां जा रहा है? और इसलिए जयराम रमेश के उस बयान पर कांग्रेस को भी अब जवाब देना चाहिए, और समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और तमाम लोगों को विचार करना चाहिए। अगर आप इसे नहीं समझ पा रहे हैं तो जो मुकेश जी आपका सवाल है, थोड़ा वक्त बढ़ जाएगा, थोड़ा फिर लड़ाई लंबी हो जाएगी। अगर राजनीतिक दल इतने ही कमजोर और दार्शनिक और वैचारिक रूप से खोखले होंगे तो लड़ाई थोड़ी लंबी खिंच जाएगी। लेकिन मुझे लगता है कि सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक प्रश्न मजबूत जब भी होंगे, सांप्रदायिकता की काटफूट होगी।